यदि आपने अभी तक इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडियन एग्जाम की तैयारी एकदम जीरो लेवल से करवाई जाएगी। यदि आप अभी तक नहीं पढ़े थे, यदि आपका संबंध पढ़ाई से नहीं था, यदि आपने क्लास 10 तक अच्छा से नहीं पढ़ा, फिर भी यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा और थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप यकीन मानिए कि हम आपको उस तरीके से बताएंगे कि आपको 100% समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ ये जो यहां से जो तैयारी होगी वो आपके सिलेबस के अनुरूप होगा। सर, क्या सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे आते हैं, कौन कौन से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो तमाम सवालें आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। अर्थात यूं कहें तो यदि आपको इंडियन आर्मी की तैयारी करना है और अगर आपका बेसिक कमजोर है, यदि आपका बेसिक एकदम कमजोर है, आप क्लास 10 तक ध्यान नहीं दिए, इसके साथ ही आपका संबंध पढ़ाई से नहीं था, सर आप पढ़ाई से दूर भागते थे, लेकिन अब तो ये जरूरी हो गया कि अगर आपको जुनून है फौज में जाने का, तो अब तो ये जरूरी हो गया, तो आपको किसी भी हाल में एग्जाम क्वालिफाई ही करना है। तो जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यदि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए सर, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल के जो वीडियो होते हैं उनको 1 बाय 1 करके देखते जाइए। यकीन मानिए आपका जब एग्जाम में आप बैठिएगा तो आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको मैथ का सिलेबस बताया था कि सर आर्मी में कौन कौन से टॉपिक से मैथ के सवाल आएंगे, और उसी के अनुरूप, जस्ट आर्मी के अनुरूप ही हम आपको आज से ये वीडियो देना स्टार्ट कर रहे हैं। यकीन है कि आपको ये वीडियो समझ आएगा। आप इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आप इंडियन आर्मी के एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 1 या 2 सवाल अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और अभी तक मिलते आया है। सर नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा नंबर के बारे में। सर नंबर होते कौन कौन से, बचपन में आपने पढ़ा होगा, संख्या के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से बचपन में पढ़े होंगे। यहाँ पे फिर से देखिए, ये बेसिक क्लास होगा नंबर सिस्टम का, और लास्ट में हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाते हुए भी जाएंगे। सर नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको संख्या के बारे में जानना, और सबसे पहले जानना पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। तो होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं किसको ऐसा, तो क्या है, यदि संख्याओं का प्रारंभ 0 से हो, यदि संख्याओं का प्रारंभ 0 से है तो उस संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाता है सर, इन्फिनाइट तक। सर पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या अगर गिनती का स्टार्ट 0 से हो, अगर गिनती कहाँ से प्रारंभ हो सर, 0 से प्रारंभ हो, तो उन संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय का मतलब ग्रुप, उस संख्याओं के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वो संख्याओं के ग्रुप को पूर्ण संख्या कहा जाता है या फिर होल नंबर कहा जाता है। सर पूर्ण संख्या की स्टार्ट कहाँ से होता है, पूर्ण संख्या स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। 0 को 1 2 3 4 5, और आपको पता है कि गिनती का कोई लिमिट नहीं है, गिनती का गिनती कहीं अंत नहीं होता है, और ये कहाँ तक जाता है सर, ये जाता है इन्फिनाइट तक। उसके बाद अगर पूर्ण संख्या के बाद कहा जाए प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है, तो आपको पता होगा गिनती में प्रारंभ होने वाली संख्याओं, गिनती में प्रारंभ होने वाली संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है सर ग्रुप, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती में जो गिनती का जो प्रारंभ होता है, सर आप बचपन में गिनती पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, तो आपने जहां से पढ़ना स्टार्ट किया था, गिनती आप जहां से लिखना स्टार्ट किए थे या फिर गिनती आप जहां से पढ़ना स्टार्ट किए थे, वहां वाली संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 2 3 4, ये 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, इन्फिनाइट तक। सर यहाँ से एक सवाल बनता है। अब पिछले बार आर्मी में पूछा गया सवाल है, ये क्या था सर, पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, या फिर ये पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 बताना है, और यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 बताना है। आगे देखिए, आगे सम नंबर। सम नंबर का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है सर, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो हमारा सम संख्या होता है, ये होता है 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8, ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। कहने का मतलब है सम संख्याएं वे संख्याएं होती है
जो 2 के पहाड़े में आती है। फिर ये कहे तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है या फिर 2 से जो संख्याएं पूरी भाग चल जाएगी उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो सर कौन संख्या 2 से भाग जाता है? वही संख्याएं 2 से भाग जाएगी जिसके अंत में या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या फिर जिसके अंत में 0 होगा। मैं तो ये जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर अंत में क्या हो 0 हो, वे सभी संख्याएं 2 से भाग जाती है और उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। अगर विषम संख्या की बात करें तो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, ऐसे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं जाती है उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है सर? ये विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये कहाँ तक जाता है सर? ये जाता है इन्फिनाइट तक है। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं सर? पूर्ण संख्या कहते हैं कि इसको वैसे संख्याएं जिनका प्रारंभ 0 से होता है, ये इन्फिनाइट तक जाती है, ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या किसको कहते हैं सर? जिनका प्रारंभ 1 से होता है, इन्फिनाइट तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सम संख्या किसको कहते हैं? जो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वैसे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में या फिर वैसे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग चल जाए, वैसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं सर? वैसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े पर नहीं आती है वे विषम संख्या कहलाती है। सर इससे संबंधित कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आए हैं या फिर कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो हम इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। चलिए आगे देखते हैं। बात करें तो आगे पूर्णांक। सर क्या पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक कहते किसको है सर? क्या बोला है? जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का मतलब होता है सर पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में। आपको तो पता है पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या होती है सर? 0, 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनाइट तक जाती है। जब इस पूर्ण संख्या के ग्रुप में माइनस को भी शामिल कर दिया जाए, माइनस को शामिल करने का मतलब है सर 0 में प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 ना तो पॉजिटिव संख्या है ना तो नेगेटिव संख्या है। माइनस को शामिल करने का मतलब है सर -1, -2, -3, -4 इन संख्याओं के माइनस फॉर्म को भी शामिल कर दिया जाए, तब जो संख्याएं बन जाती है वो बन जाती है पूर्णांक। जैसे कि आपको सर पता है, यहाँ से देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कहाँ तक गया सर? इन्फिनाइट तक। ये तो पूर्ण संख्या है। इनमें पूर्ण संख्याओं को जब माइनस को भी शामिल कर दिया जाए, ये -1, -2 ये जाएगा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। तो इन संख्याओं के ग्रुप को पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब ये सर पूर्णांक वे संख्याएं होती है जो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती है और पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती है। आगे देखिए, बोला अभाज्य संख्या, और ये सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का उपयोग सर सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए इस प्राइम नंबर को गौर से देखिए। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? क्या बोला है? वे पूर्ण संख्याएं जिसका स्वयं मतलब वो संख्या का खुद का और 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। कहने का मतलब है सर वैसी संख्याएं जो खुद से के मतलब है वो जो संख्या होगा वो संख्या अपने से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य के पहाड़े में आता नहीं है। जो संख्या 1 के अतिरिक्त किसी अन्य के पहाड़े पे नहीं आता है वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है सर। ये बात समझ आया? जिसका एक और खुद इसके सिवा कोई अन्य गुणनखंडन नहीं है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 सिर्फ 1 के पहाड़े पे आता है और ये खुद अपने 2 के पहाड़े में आता है। क्या ये किसी अन्य के पहाड़े पे आता है? अन्य के पहाड़े का मतलब है क्या इसका कोई और गुणनखंडन है? तो नहीं सर। 3 किसी के पहाड़े पे नहीं आता है। 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 29 ये सब वे अभाज्य संख्याएं सर। ये सब सभी अभाज्य संख्याएं, ये किसी के पहाड़े पे नहीं आती है। कहने का मतलब है अगर आप 29 को लीजिएगा तो 29 किसी के पहाड़े पे नहीं आता है सर, वो एक खुद के पहाड़े पे आता है और एक 1 के पहाड़े पे आता है। तो ये सभी नंबर को आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये नंबर कम से कम 100 से कम 100 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या का मतलब है कि 100 से अंदर 100 से कम तक ऐसी कितनी संख्याएं जो किसी के पहाड़े पे नहीं आती है। कम से कम आपको ये याद रख लेना है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अगर बोले भाज्य संख्या, क्या बोले सर? भाज्य संख्या, तो क्या बोले? वे पूर्ण संख्याएं जिसका
जिसका स्वयं मतलब खुद से और एक के अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड हो। सर वैसे संख्याएं जो एक के पहाड़े में आती है, इसके साथ वो खुद के पहाड़े में आती है, इसके साथ किसी अन्य के भी पहाड़े में आती है, फिर उसका अन्य कोई गुणनखंड है वो किसी अन्य से कटती है, तो वैसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं सर। जैसे कि एग्जाम्पल में 4, अगर हम बोले 4 के बारे में बोले तो सर 4 1 से तो विभाजित होती है क्योंकि 4 1 के पहाड़े में आती है, इसके साथ 4 खुद के पहाड़े में भी आती है, लेकिन 4 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 2 के पहाड़े में भी क्या करती है सर? आती है। इसका मतलब है कि 4 का 3 गुणनखंडन है, 1 4 और 2। अगर हम बात करें 9 की तो 9 सर 9 तो 1 का पहाड़ा में आता है, 9 खुद अपने पहाड़े में आता है। अगर जो संख्या खुद 1 के पहाड़े में आए और जो खुद के पहाड़े में आए सिर्फ इतना ही रहता तो वो अभाज्य संख्या कहलाता। और 9 आपको पता है सर 9 का एक गुणनखंडन 3 भी है, 9 3 के पहाड़े में आता है। इस तरीके से 9 हमारा क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या। इस तरीके से 9 हमारा क्या हो जाता है सर? 9 हमारा भाज्य संख्या होता है। वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य का भी गुणनखंड हो, किसी अन्य के पहाड़े में भी आती है, वैसी संख्याएं क्या कहलाती है सर? भाज्य संख्या कहलाती है। और जिनका सिर्फ स्वयं और एक ही गुणनखंड हो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। पूर्णांक क्या है सर? प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं, दोनों को जब शामिल कर दिया जाता है, पूर्णांक में प्लस संख्याएं भी होती है, पूर्णांक में माइनस संख्याएं भी होती है सर। पूर्णांक धनात्मक भी होता है और पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, जबकि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती थी। है आगे देखते हैं। आगे है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है सर? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको? सर यदि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि हम नंबर कहते हैं किसको, किस टाइप का है, उनका नाम क्या है। उसके बाद आपको उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी लगाना है और उन सवालों को लगाना है जो पिछले बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए क्या है, बोला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको है? क्या बोला है? ऐसी संख्याएं जो P बाई क्यू, P बाई क्यू का मतलब होता है सर, P बाई क्यू कहने का मतलब है ऊपर आपका अंश होगा, ऊपर क्या होगा? अंश होगा, और नीचे क्या होगा? हर होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिसको अंश बटा हर, जिसको अंश बटा हर के रूप में निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है मतलब जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है सर। सर ऐसी संख्याएं जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब है जिनको आप P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। बस इसका एक शर्त है सर कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए Q हमेशा नीचे है सर, और किसी भी संख्या को 0 से भाग दीजिएगा तो ये इन्फिनाइट हो जाता है। आप अपने कैलकुलेटर या मोबाइल में भी यदि आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देके देखिएगा तो वो बोलता है कि ये भाग संभव नहीं है। तो हमारा परिमेय संख्या क्या हुआ? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर के रूप में यदि आप उन संख्याओं को लिख सकते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 9/11, 9/11। सर ये 9 ऊपर वाला P है, नीचे वाला कौन है सर? Q है। हम इसे P बाई क्यू के रूप में लिख दिए। 5/31 माइनस 7/12 माइनस 4/35। सर ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो संख्याएं लिखी होती है उसको अंश कहा जाता है और नीचे जो संख्याएं लिखी होती है उन्हें हर कहा जाता है। आप ये 10th क्लास में भी क्या पढ़े होंगे। आपको पता है कोई भी पूर्णांक सर, कोई भी, अभी हमने आपको बताया पूर्णांक के बारे में, प्लस और माइनस हो भी सकता है। अगर हम कोई पूर्णांक 5 लिखे तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप एक बात याद रख लीजिएगा, प्रत्येक पूर्णांक, जो भी हमारा पूर्णांक है, उन पूर्णांक के नीचे क्या छुपा रहता है सर? 1 छुपा होता है। किसी भी पूर्णांक के नीचे 1 छुपा है, इसका मतलब पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश बाय हर के रूप में लिखा जा चुका है। ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, अर्थात हमने इसे P बाई क्यू के रूप में क्या किया? लिख दिया, इसलिए यह परिमेय संख्या है। सर ये बताइए क्या 100/0 क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपको बताना है कि सर ऊपर वाला तो P है, नीचे वाला क्या है? Q है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। कुछ लोग क्या बोलेगा, ये 0 0 काट देगा। नहीं सर, किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है।
कोई भी संख्या जीरो से भाग जा ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है नहीं। अब बोलिएगा सर 100 को जीरो से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 100 को जीरो से भाग देने से इनडिफाइंड आता है, मतलब ये असंभव है, ये कुछ भी ये हो ही नहीं सकता है, तो इनका रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो अगर q का मान जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो फिर हमारा अपरिमेय या फिर काल्पनिक संख्या में चला जाएगा है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं सर, वैसे संख्या जिनको p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। अर्थात कहने का मतलब वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको आप अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, जिस संख्या को आप अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि सर √3 है, आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर रहने वाली वे सभी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ पे 9 लिखिए और यहाँ पे क्यूब रूट दे दिए है, इसका पावर कितना, क्यूब में पावर 3 है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 9 का पूरा पूरा घनमूल निकल पाना संभव नहीं है। तो जिस संख्या अगर रूट वर्गमूल में रहे और यदि उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तब भी वो संख्या अपरिमेय होगी। यदि वो संख्या घनमूल में रहे और उस संख्या का पूरा पूरा घनमूल ना निकले, तब भी वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है सर। तो आपको रूट वाला संख्या याद रखना है, अगर वर्गमूल अगर इस तरीके से रहेगा और ये अंदर वाले संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम कहें कि आप बताएं क्या 36 √36 क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपको बताना सर 36 का रूट अगर करेंगे तो 6 आएगा, और 6 के नीचे 1 है, ऊपर वाली संख्या p है, नीचे वाली संख्या q है। हम √36 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात √36 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब रूट दे दें तो क्या 36 का पूरा पूरी घनमूल निकल सकता है, तो सर 36 का पूरा पूरी घनमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए तब ये 36 हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, तब 36 अपरिमेय संख्या हो जाएगी है। तो एक तो पहली बात याद रखना है कि जिसका पूरा पूरी इस तरीके से रहेगा, अगर पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय संख्या, यदि क्यूब रूट में रहेगा और पूरा पूरी घनमूल ना निकले तब भी अपरिमेय संख्या। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर किसी का दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती अनावसानी हो, मतलब दशमलव प्रसाद रुकना नहीं चाहिए, इसके साथ दशमलव प्रसाद उसका रिपीट नहीं होना चाहिए, तब भी वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। उनका पूरी उसको p/q के रूप में लिख सकते नहीं है। अपरिमेय संख्याएं होने के लिए 3 ही कंडीशन है सर, देख लीजिए। पहली कोई संख्या वर्गमूल में रहे है, पहली कोई संख्या क्या रहे, वर्गमूल में रहे, इसका पूरी वर्गमूल ना निकले, पूरी वर्गमूल ना निकले, तब हो जाएगा। दूसरा, कोई संख्या क्यूब रूट घनमूल में रहे, जैसे कि मान के चले हम 64, ये तो निकलता है 4 चौके 16 चौके 64, लेकिन अगर हम इसे 65 कर दें तो सर इसका पूरी घनमूल नहीं निकलेगा। जब पूरी घनमूल ना निकले तब भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और तीसरा होना चाहिए दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अशांत, दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। इसका मतलब दशमलव प्रसार रुकना नहीं चाहिए और रुकने के साथ दशमलव प्रसार रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तभी यदि दशमलव प्रसार रुक गया तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। यदि दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है लेकिन दशमलव प्रसार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब है सर यहाँ पे देखिए 0.515151 ये अनलिमिटेड, ये सर दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, लेकिन देखिए सर 515151 रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वो संख्याएं परिमेय संख्या होगी है। उम्मीद है कि आपको ये संख्याओं का छोटा सा बेसिक नॉलेज समझ आ गया। चलिए अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं। सर यही ऑब्जेक्टिव सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए इन ऑब्जेक्टिव सवालों को आप बहुत गौर से देखिए। क्या है सर, क्या बोला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। सर वो सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या का प्रारंभ 0 से होता है, इसीलिए जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो कौन सी होगी, 0 है। अगला सवाल क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। सर ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यकीन मानिए कि यहां से आपको एक सवाल एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। सर आप पहली बार इंडियन आर्मी के एग्जाम देने वाले हैं, सर आपको पहली बार एग्जाम का सिलेबस उतना हार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, अब सभी एग्जामों का लेवल हाई होते जा रहा है, हम उसी लेवल से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इंडियन आर्मी जो 0 लेवल है उसी से थोड़ा हाई लेके तक ही आपको सवाल पूछ सकता है। आपको ये एसएससी के सीजीएल और ये फिर अलग अलग एग्जामों का सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ
आपको पूरी तरीके से हर एक छोटा चीज क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल सर, कोई भी एग्जाम हो सर, चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, चपरासी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम है सर, उस एग्जाम का लेवल बढ़ते जा रहा है तो आपको अपनी लेवल बढ़ाते जाना है। इसके साथ ही आपके लेवल के अनुसार, जो इंडियन आर्मी का जो लेवल है उनके अनुसार भी आपको पढ़ना है। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से आपको आर्मी में अवश्य सवाल देखने को मिलेगा, और पहले भी इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल ही इंडियन आर्मी पूछते आया है। क्या बोला है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सर वो कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है? तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ होता कहां से, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, इसीलिए जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो कौन होगी? 1। अगला बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब कौन है सर? वैसे संख्याएं जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य के पहाड़े में आती है। तो क्या सबसे छोटी संख्या क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, क्या 5 है, क्या 4 है, या 3 है? तो आपको पता होगा कि सर 1, 2, 3। 1 तो चलो 1 खुद के पहाड़े में आता है, इसके साथ तो 1 ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य। 2 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, किसी के पहाड़े में आता नहीं है। 3 भी किसी के पहाड़े पे नहीं आता है। 4 ये संख्या सर, ये 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में आता है, खुद अपने पहाड़े 4 के पहाड़े में आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 4। अगला बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है सर? 2। आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बोला कौन सी संख्या ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य? तो आप याद रख लीजिएगा कि सबसे छोटी संख्या 1 है, जो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? सर ऐसी कौन सी संख्या है जिनको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि निम्न में कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है। देखिए, क्या √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? सर √3 का पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, मतलब √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते नहीं है। √10 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो जी नहीं, √10 को भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये देखिए, ये इसका तो दशमलव प्रसार है, क्या रुका? पहली बात तो इसका दशमलव प्रसार रुका नहीं। दूसरी देखिए, क्या इसका दशमलव प्रसार रिपीट होता है? तो 89643 ये तो रिपीट होने वाला भी नहीं है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। 25 √25 है, क्या 25 का पूरा वर्गमूल निकलता है? जी सर, 25 का पूरा वर्गमूल 5 निकलता है। 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तब हमारा जाके ये परिमेय संख्या होगा। बोला निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? निम्न में से कौन क्या है सर? अपरिमेय संख्या। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो सर याद रख लीजिएगा, पाई है। कोई पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, तो आपको हमेशा बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। सर पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 22/7 अनुमानता होता है, इसको मान लिया गया है। अगर आप 22/7 को देखिएगा तो ये p/q के रूप में है, तो आप बोल दीजिएगा ये परिमेय संख्या है, लेकिन मान वास्तविकता में p का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, जहां पे जरूरत होता है पाई का मान 22/7 लिया जाता है, लेकिन ये पाई का रियल वैल्यू होता नहीं है। तो आपको याद रख लेना है कि पाई हमेशा एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको पूछा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो सर हमारा आंसर होगा पाई। क्यों? √25 क्यों नहीं होगा सर? √25 का वर्गमूल 5 आता है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ऊपर वाला p/q। ये 64 का क्यूब रूट कितना होगा सर? 64 का क्यूब रूट 4 आता है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप यहां तक अंत तक बने होंगे। सर यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी के बारे में सोचे हैं तो आप यकीन मानिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको देखिए, शुरुआत में थोड़ी सी क्वालिटी लो मिल सकती है, थोड़ा सा पढ़ाने का एक्सपीरियंस। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस हम हमेशा करते आए हैं, तो ऑनलाइन में पढ़ाने का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन समय के साथ हम आपके अनुरूप ढल जाएंगे। आपके लिए एक से एक अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के देंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप क्या कीजिए सर, व्हाइट बोर्ड पे जितने भी कुछ लिखा जा रहा है उन सभी का आप नोट्स क्लियर कर लीजिए सर। यकीन मानिए कि आप जब एग्जाम से पहले से नोट्स को पढ़ के जाइएगा और रिवीजन करके जाइएगा, तो आपको बहुत सारे सवाल हमारे नोट्स से ही देखने को मिलेंगे, और आप लगभग सभी सवालों को आप आसानी से हल कर लीजिएगा। उम्मीद है
कि आपको ये छोटा सा वीडियो अवश्य समझ आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने का भी थोड़ा सा कष्ट करें, जो अभी अभी इंडियन आर्मी की तैयारी के बारे में सोचे हैं या फिर जो भविष्य में इंडियन आर्मी की तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।